नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और पिछली वीडियो तक हमने 14 दिसंबर तक के राष्ट्रीय समसामयिकी के करंट अफेयर को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि जो टेस्ट सीरीज उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा आयोजित किया जाता है उसका बुकलेट अब मार्केट में उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसके अलावा पार्ट 2 भी बहुत जल्द ही आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर खरीदें। इसके अलावा सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी कराने के लिए 2 नई बैचेस जो है हमारे द्वारा अभी हाल ही में प्रारंभ की गई है। 21 दिसंबर से सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बैच प्रारंभ हुई है, वहीं 22 दिसंबर से व्यापम की एक बैच जो है यहां पर प्रारंभ की गई है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये बैचेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इन बैचेस की अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप सभी से जो मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था उन पर एक नजर डाल लेते हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में सलाहकार बोर्ड में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर है सुनील अरोड़ा। आपको पता होगा कि भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए था कि जो सिप्री रिपोर्ट है, ठीक है, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 3 भारतीय कंपनियां वर्ष 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हैं। ठीक है, एक फैक्ट यहीं से निकल के आता है कि सिप्री की रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली, हथियारों का निर्यात करने वाली कितनी भारतीय कंपनियां टॉप 100 में शामिल हैं, तो 3 कंपनियां शामिल है। इसको याद रखिएगा, इन 3 भारतीय कंपनियों में शामिल नहीं है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बिल्कुल ये शामिल है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये भी शामिल है। भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये शामिल नहीं है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL इसमें शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस सूची में शामिल नहीं है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इसके अंतर्गत शामिल है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री IOF इसके अंतर्गत शामिल है। पिछले वीडियो में हमने देखा था। ठीक, ये जो क्वेश्चन है वो आपको या तो पूरे का पूरा इसका नाम लेकर पूछेगा, इसके अलावा आपको ऐसे एब्रीविएशन के रूप में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है नीलमणि फुकन को। हमने देखा था असमिया भाषा के लेखक हैं। ठीक, अगला 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है दामोदर मौजो। ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं, आपको पता होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन था प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन जो चार्टर है मानवाधिकार का वो पारित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक, चलिए आते हैं आज के पहले टॉपिक में। पहला टॉपिक है 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हरनाज कौर सिंधु, आपने नाम सुना होगा, हरनाज कौर सिंधु, इनको मिस यूनिवर्स चुना गया है। अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, ये भारतीय हैं हरनाज कौर सिंधु। आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में। आयोजन, ठीक है, ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है ये कहां आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है इजराइल के इलियट में। ठीक है, विजेता भारतीय हैं, कौन? हरनाज कौर संधू, ये भारत की हैं। उप विजेता की बात करें तो नदिया फेरीरा ये पराग्वे देश से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि 21 वर्षों के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब किसी भारतीय मॉडल ने जीता है। इससे पहले वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। ठीक, तो 21 वर्षों के बाद कोई भारतीय जो है ये
इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ठीक, भारत ने तीसरी बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ठीक, देखिए सबसे पहली बार जीता था 1994 में सुष्मिता सेन ने, सुष्मिता सेन। उसके बाद वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को जीता था, लारा दत्ता। और अभी वर्ष 2021 में किसने जीता? हरनाज कौर संधू। ठीक, तो इन तीनों नामों को याद रखिएगा, कब कब कौन कौन जीता है। इसके अलावा ये कहां पर आयोजित हुआ और उपविजेता का भी नाम जो है वो आजकल पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार रखिए। इसके अलावा इस टॉपिक में क्या याद रखना है? कौन से क्रम का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है 2021 में आयोजित किया गया, तो क्रम याद रखिए, विजेता याद रखिए, कहां आयोजित हुआ ये याद रखिए और उपविजेता याद रखिए। ये चारों चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना। अभी हाल ही में जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने का प्रयास न केवल केंद्र सरकार के द्वारा बल्कि राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये योजना जो है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना ये प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है छोटे स्तर पर काम करने वाले हस्तशिल्पकारों का विकास करना। ठीक, आय सृजन गतिविधियों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और क्षेत्र से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखिए, इस योजना के माध्यम से बेसिकली किया क्या जाएगा कि जो लोग हस्तशिल्पकारी से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें स्थापना के लिए, यानी कि छोटे स्तर पर अपना कोई दुकान डालना है हस्तशिल्प का, उसके लिए, इसके अलावा पहले से जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं और अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं हस्तशिल्प से जुड़े लोग, उसके लिए आधुनिकीकरण। ठीक है, अभी बहुत सारे आधुनिकीकरण की मशीनें जो हैं हस्तशिल्प में भी आ गई हैं। ठीक, तो आधुनिकीकरण के लिए भी इसके अंतर्गत सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, यानी कि जो मनी रिक्वायरमेंट है किसी इंस्टीट्यूट को डालने के लिए, उसके लिए भी सावधि ऋण जो है इसमें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक, योजना शुरू करते समय आयोजित समारोह के दौरान कुल 17 हस्तशिल्पकारों को प्रति कारीगर 1 लाख रुपए की ऋण सहायता प्रदान की गई है। ठीक, नियमित पुनर्भुगतान हेतु ब्याज दर पर 1% का इंसेंटिव प्रदान किया जाता है, यानी ब्याज दर पर 1% छूट जो है वो प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर 1 लाख रुपए ऋण लिया जाता है, ठीक है, यह ऋण कितना भी लीजिए, और यदि ब्याज दर 3% है तो नियमित पुनर्भुगतान हेतु, ठीक है, जो लोग रेगुलर इसका पेमेंट करेंगे, रेगुलर जिन लोग ब्याज पटा रहे हैं, रेगुलर इससे जो लोन का भुगतान कर रहे हैं, उसमें 1% का भुगतान जो है वो इसका छूट सरकार के द्वारा उस शिल्पकार को दिया जाएगा। ठीक, तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि संस्कृतियां जो है वो हस्तशिल्प कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में जुड़ा हुआ है, तो संस्कृति को बचाने का प्रयास बोल सकते हैं। ठीक, जो कारीगरों को ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर वापस कर दिया जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, यानी कि जो 1% इंसेंटिव दिया जाएगा उसे पुनर्भुगतान के समय वापस कर दिया जाएगा, ये सुविधा भी इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ठीक, तो दोनों हाथ में लड्डू होना इसको बोल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इसमें याद क्या रखना है? देखिए, इसमें याद रखने वाली चीज है इसका उद्देश्य। क्लियर है? और इससे कितने रुपए का लोन जो है वो सावधि ऋण के रूप में दिया जाता है, तो सावधि ऋण के रूप में प्रति कारीगर 1 लाख रुपए का ऋण जो है इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। किन किन चीजों के लिए दिया जाता है? तो स्थापना के लिए, विस्तार के लिए, आधुनिकीकरण और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए। क्लियर? चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है गणतंत्र दिवस पर 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित। आपको पता होगा कि हर साल हमारे यहाँ जो 26 जनवरी मनाई जाती है उस दिन किसी न किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष जो मध्य एशियाई देश है, 5 मध्य एशियाई देश, इनके प्रमुखों को, यानी कि इन देशों के जो लीडर हैं उनको मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है। ठीक,
आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने 5 मध्य एशियाई देशों, कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ठीक है, थोड़ा इसका मैप में देख लेते हैं इसको कि ये देश है कहां पर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्यारा भारत, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान, इसको भी नहीं बुलाया गया, ये रहा ताजिकिस्तान, ये रहा किर्गिस्तान, ये रहा उज्बेकिस्तान, ये रहा कजाकिस्तान और ये रहा तुर्कमेनिस्तान। ठीक, और इसके नीचे देखेंगे तो यहां पर ये ईरान है। ठीक, तो ये मध्य एशिया के देश कहलाते हैं। इसके ऊपर फिर आपका रशिया आ जाता है कजाकिस्तान के ऊपर में। ठीक, चलिए, वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में कोविड महामारी के कारण उन्हें यह यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। यानी कि पहले अतिथि बनाया गया था किसको? बोरिस जॉनसन जी को। कहां के प्रधानमंत्री हैं? ब्रिटेन के। ठीक, लेकिन कोविड महामारी के संक्रमण के कारण इनको यह यात्रा जो है वो रद्द करनी पड़ी। ठीक, यह पहला अवसर है जब सभी 5 मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों को भारत के गणतंत्र समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मध्य एशिया देश के कंट्रीज हैं उनके अतिथियों को या उनके राष्ट्राध्यक्षों को गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इससे पहले वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था और सभी ने समारोह में भाग भी लिया था। ठीक, तो सबसे पहले इन देशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो मैप तो आपको क्लियर होगा कहां कहां पर कौन कौन सी कंट्री है। चलिए फिर से बता देता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं भारत को, हमारे ये हमारा भारत है। ठीक, इसके ऊपर ये ताजिकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, यहां पर उज्बेकिस्तान है, ये है तुर्कमेनिस्तान और ये रहा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के ऊपरी हिस्से में क्या लगता है? रशिया। ठीक, तो ये 5 कंट्रीज, इन्हीं 5 कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको 26 जनवरी में हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक, इन देशों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं इसमें का। ठीक, तुर्कमेनिस्तान, सबसे पहले आप नोट्स में लिखते चलेंगे। ये तुर्कमेनिस्तान के बारे में मैंने इसको विकिपीडिया से निकाला है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये इसका ध्वज है। ठीक, इसकी राजधानी है अशगाबाद। ठीक है, ऐसा अशगाबाद, ये राजधानी है किसकी? तुर्कमेनिस्तान की। यहां के निवासियों को तुर्कमेन कहा जाता है। यहां पर जो सरकार है वो अध्यक्षीय गणराज्य है, अध्यक्षीय गणराज्य यहां पर चलता है। ठीक, और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं गर्बानगुले बर्दिमुचामेदो। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा। ठीक, आपको लिख के बता देता हूं मैं एक नए स्लाइड में। ठीक, तो ये नाम है क्या? तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति का, गर्बानगुले बर्दिमुचामेदो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसमें ये जो राष्ट्र है उसे मान्यता मिली है 1991 में। 1991 में इसको मान्यता दी है। ठीक, क्षेत्रफल के हिसाब से ये 52वें क्रम का कंट्री है। इसके अलावा यहां मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसका क्रम है 103वां, 103, हमारे भारत से ऊपर है। ठीक, मुद्रा तुर्कमेन नया मानात, तुर्कमेन लिख लेंगे आप, तुर्कमेन नया मानात, ये यहां की मुद्रा है। कहां की? तुर्कमेनिस्तान की। ठीक, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे कि सबसे बड़ा नगर या बोला जाए कि यहां की राजधानी क्या है? अशगाबाद है। इसका क्षेत्रफल के हिसाब से ये 52वें क्रम का नंबर है। इसको सोवियत संघ से मान्यता मिली 1991 में। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो ये 103वें नंबर पर है। इसके अलावा यहाँ की मुद्रा तुर्कमेन नया मानात, ये है यहाँ की मुद्रा। ठीक, अगली कंट्री को देखते हैं। अगली कंट्री है
ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान जो है इसकी राजधानी है दुशांबे, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रही है दुशांबे। ठीक, सरकार की बात करें तो यहां अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान, ऐसा इमोमाली रहमान, ये यहां के राष्ट्रपति हैं। ठीक, मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक में ये 113वें क्रम पर है, 113। और यहां की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है सोमोनी, मुद्रा है सोमोनी। ठीक, तो इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ की मुद्रा है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान। इनका अभी हाल ही में वर्तमान में जो मानव विकास सूचकांक है उसमें स्थान है 113वां। और ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, दुशांबे ऐसा लिखा जाता है, दुशांबे। क्लियर? चलिए अगली कंट्री को देखते हैं। अगली कंट्री है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दुनिया में केवल 2 ही कंट्री जो हैं वो डबल लैंड लॉक्ड है। ठीक है, यानी दोहरे भू आवेष्टित राज्य है, दोहरे भू आवेष्टित देश है। ये स्वयं तो लैंड लॉक्ड है लेकिन इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं वो भी क्या है? स्वयं में लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। ठीक, दुनिया में केवल 2 ही देश हैं जो दोहरे रूप से भू आवेष्टित हैं। ठीक, तो एक है उसमें से उज्बेकिस्तान। ठीक, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। आपने यहां नाम, इस नाम से सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम, क्योंकि उनका देहांत वहीं ताशकंद में हुआ था। ठीक, यहां के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में शेखावत मिर्जियावेव। ठीक है, शेखावत मिर्जियावेव, ऐसा मिर्जियावेव, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में ये 56वें क्रम पर है, जबकि जनगणना में, जनसंख्या में 45वें क्रम पर है। ठीक, मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक में इसका क्रम है 116, 116। और यहाँ की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम, उज्बेकिस्तानी सोम, ये यहाँ की मुद्रा है। ठीक, तो ये फैक्ट आप अपने जहन में रखिए क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में दे। ठीक, या अगर नहीं भी दे तो आपने को जानकारी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं हम, उसमें इस राज्य के जो राष्ट्रपति हैं, इस देश के जो राष्ट्रपति हैं, वो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। ठीक, चलिए अगला है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ठीक, राष्ट्रपति है वर्तमान में अल्माज़बेक अतमबायेव। ठीक है, अतमबायेव ऐसा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इनके अध्यक्षों के नाम कम से कम, यानी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके नाम कम से कम आप अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक में ये है 125वें क्रम पर। ठीक, किर्गिस्तान कितने नंबर पर है? 125वें। और यहाँ की जो मुद्रा है ये है सोम। ठीक, चलिए तो ये फैक्ट कुछ जो कि किर्गिस्तान से जुड़े हुए हैं। अगली कंट्री है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉक्सिंग का पिछला जो वर्ल्ड कप है वो यही हुआ था, आपको पता होगा। ठीक, अगर इसके राष्ट्रपति की बात करें तो इसके राष्ट्रपति है वर्तमान में कसयम जोमार्त तोकायेव। ठीक है, चलिए मैं लिख के बता देता हूं,
कसयम जोमार्त, कसयम जोमार्त। ठीक, तो यहां के राष्ट्रपति कौन है? कसयम जोमार्त तोकायेव। ठीक, यहाँ की भाषा आपको पता होगा, कजाकिस्तानी और रूसी दोनों बोली जाती है। राज्य की भाषा है कजाकिस्तानी। ठीक, यहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है तेंगे। ठीक, और मानव विकास सूचकांक में ये 80वें पायदान पर हैं, 80वें पायदान पर काबिज है। ठीक, चलिए, तो ये है कजाकिस्तान। तो इन 5 कंट्रीज के, ठीक, कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके अलावा आपका कजाकिस्तान। इन सभी के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष जो है वो हमारे यहाँ अभी आने वाले हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर। ठीक, चलिए, तो इन कंट्रीज के नाम अच्छे से याद रखिए, और मैंने जो इनके अध्यक्षों के नाम बताए हैं राष्ट्राध्यक्षों के, वो फैक्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। आपको पता होगा कि हर साल जो अमेरिका की टाइम्स पत्रिका है उसके द्वारा एक व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया जाता है। इसी के अंतर्गत इस वर्ष एलन मस्क को नामित किया गया है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये हैं एलन मस्क। एलन मस्क है कौन? आपको पता होगा टेस्ला एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ हैं ये। ठीक है, सीईओ हैं किसके? टेस्ला एक कंपनी है उसके। ठीक, टाइम्स पत्रिका ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। ये जो स्पेस एक्स कंपनी है इसके भी सीईओ हैं ये। ठीक, आपको पता होगा कि अभी जो नासा है उसने मांग की थी स्पेस एक्स से कि भाई हमको एक क्या चाहिए, एक जो व्हीकल है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल है वो चाहिए। तो ये प्रोवाइड कराया था किसने? ये भाई साहब ने। ठीक है, नाम क्या है इनका? इनका नाम है एलन मस्क। अप्रैल माह में नासा ने उनकी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स को वर्ष 2019 के बाद पहली बार संयुक्त राज्य के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए एक विशेष अनुबंध दिया था। यह कहा था कि भाई हमारे जो यात्री हैं उनको आप कहां पहुंचा दो? अंतरिक्ष में पहुंचा दो। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंपनी है ये। ठीक, इलेक्ट्रिक वाहनों में इस वर्ष की पहली छमाही में अमेरिका के परिचालन में सभी वाहनों का सिर्फ 0.43% शामिल था, किंतु टेस्ला कंपनी की इस बाजार में लगभग 2/3 हिस्सेदारी है। ठीक, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इस कंपनी की जो मनी वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको दिया गया है क्या? टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। याद रखिएगा दोनों कंपनियों के नाम, एक है टेस्ला और दूसरा है स्पेस एक्स। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगले टॉपिक में है अजय सिंह, जो कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा भारोत्तोलन खेल से संबंधित एक खिलाड़ी जिसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत को 3रा गोल्ड मेडल जिताया है। नाम क्या है इनका? अजय सिंह। ठीक, याद रखिएगा इनका नाम। इसी के साथ वह बर्मिंघम में आगामी वर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाले 3रे भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है इनका, है ना, वेट लिफ्टिंग खेलते हैं, और 3रे भारतीय हैं जो सीधे क्वालिफाई कर गए हैं अगले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम है कि जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतता है उसको सीधी एंट्री मिलती है कहाँ? जो राष्ट्रमंडल खेल हैं होते हैं हमारे यहाँ, वहां। ठीक, जेरेमी लालरिनमुंगा और अचिंता शुली ने अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो ये दोनों पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। कौन? जेरेमी लालरिनमुंगा और अचिंता शुली। अभी वर्तमान में ये जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप है ये चल रहा है कहाँ? ताशकंद में। हमने देखा था उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद।
यहीं पर ये प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की जा रही है और इसके माध्यम से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डायरेक्ट एंट्री मार ली है कहां, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। नाम याद रखिएगा, एक का नाम है अजय सिंह, दूसरे का नाम जेरेमी लालरिनुगुंगा और अचिंता शुली। ये 3 खिलाड़ी हैं जिनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी अब कहां, राष्ट्रमंडल खेलों में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है विजय दिवस। 1971 में भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी किस पर, पाकिस्तान पर, और उसी दिवस को याद रखने के लिए हम हर साल 16 दिसंबर को मनाते हैं क्या, विजय दिवस। ठीक, इसमें पढ़ते हैं वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 के समय में बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल जो है वो पूर्वी भारत में देखी गई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है, वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और उस हिस्से को आजाद कराया गया था 1971 में भारतीय सेना के द्वारा। ठीक, भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1971 को बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं की रक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य 13 दिनों तक लड़ा गया। केवल 13 दिनों में हमने पाकिस्तानी सेना को मजबूर कर दिया कि वो आकर भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दे, आत्मसमर्पण कर दे। ठीक, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में भारतीय सेना के सामने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, बिना शर्त के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया भारतीय सेना के सामने। यह अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी भी देश की इतनी बड़ी सेना ने एक साथ कभी आत्मसमर्पण नहीं किया है। तो ये कब हुआ, वर्ष 1971 में 16 दिसंबर के दिन। मुक्ति वाहिनी और उन सशस्त्र संगठनों को संदर्भित करती है जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध लड़े थे। इसी दिन बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, मुक्ति वाहिनी और बहुत सारे संगठन जो हैं उस समय सड़क पर उतर आए थे पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ने के लिए। ठीक, बहुत पाकिस्तानी सेना ने निर्ममता की हद कर दी थी उस वर्ष। इतने रेप किए थे, इतने बलात्कार हुए, इतनी हत्याएं की। कहते हैं कि 1971 में जब ये युद्ध चल रहा था उसके ठीक पहले बांग्लादेश की सड़कों को लाल कर दिया गया था लोगों के खून से। ठीक, तो बहुत निर्ममता दिखाई गई थी पाकिस्तानी सेना के द्वारा और उसी बर्बरता का बदला लिया गया था भारतीय सेना के द्वारा और पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था। बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, जिसको उन लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बिजोय दिवस, ठीक है, बंगाली बोलते हैं वो, तो 16 दिसंबर को ही मनाते हैं क्या, स्वतंत्रता दिवस। ठीक, आपको फोटो दिखाता हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये है पाकिस्तान के जनरल ए खान नियाजी। ठीक है, ये साइन कर रहे हैं आत्मसमर्पण करने वाले पेपर पर। ठीक, चलिए कलर फोटो में दिखाता हूं आपको और मजा आएगा। ये देखिए 1971 में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी आत्मसमर्पण करते हुए देखो साइन कर रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड्स। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर को प्रतिष्ठित SJFI पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है। ठीक, ये जो ईयर है, अरे यार, इस वर्ष के लिए SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये नीरज चोपड़ा को यह अवार्ड दिया गया है। आपको पता होगा भाला फेंक से संबंधित है और अभी हाल ही में हुए ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एकमात्र गोल्ड भारत के लिए किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर ये साइखोम मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू, इनको दिया गया है स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक, ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है वेट लिफ्टिंग से। ठीक, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और इन्होंने रजत पदक जीता था भाई टोक्यो ओलंपिक में, अभी हाल ही में जो हुए थे उसमें
रजत पदक जीता है। टोक्यो में 40 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, यानी टीम के स्तर पर भारतीय हॉकी टीम को पुरस्कृत किया गया है टीम ऑफ द ईयर के अवार्ड से। तो आइए देखते हैं इनको। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये हैं सुनील गावस्कर, भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारत के। ठीक, ये है नीरज चोपड़ा, ये है साइखोम मीराबाई चानू और ये है भारतीय हॉकी टीम। इन सभी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मानित किया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है जैतापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, यानी कि अब अगला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कहां स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा जैतापुर में। और ये जैतापुर कहां है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, जैतापुर परियोजना भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक है। तो ये जो परियोजना है वो भारत और फ्रांस दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। जैतापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, जो 9.6 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक विकासवादी पावर रिएक्टर होने के साथ साथ निम्न कार्बन बिजली का उत्पादन करेंगे। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा इसकी क्षमता होगी 9.6 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने की। इसके अलावा निम्न कार्बन बिजली बोलने का मतलब ऐसी बिजली जिसके उत्पादन में कार्बन घटकों का न्यूनतम प्रयोग हुआ हो, उनको कहा जाता है क्या, निम्न कार्बन बिजली। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। ये जैतापुर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जैतापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, ये महाराष्ट्र में है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है पार्कर सोलर प्रोब। अभी नासा ने इतना बड़ा कमाल कर दिया है, वो सूर्य के कोरोना के अंदर पहुंच चुके हैं। ठीक, अब ये सूर्य का कोरोना क्या होता है, देखिए सूर्य का जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये जो सूर्य है इसके चारों ओर आपको एक चमकीली ऐसे परत दिखाई पड़ती है, एक ऐसा लेयर जैसा दिखाई देता है, जो कि हम लोग को सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस कोरोना में पहुंचने का काम कर लिया है किसने, नासा ने। किसके माध्यम से, इस पार्कर सोलर प्रोब के माध्यम से। पार्कर सोलर प्रोब जो है वो वर्ष 2018 में भेजा गया था और ये अप्रैल 2020 में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंच चुका है। अप्रैल 2021 में ये पहुंच चुका है। कहां, सूर्य के जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वहां पर। ठीक, पता है ये पहुंच चुका था, लेकिन इसको डिक्लेयर नहीं किया गया था ऑफिशियली। क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि ये नासा को ही यकीन नहीं हो रहा था कि हम सच में यहां पहुंच गए क्या। क्योंकि अगर वहां पर ये बात झूठी हो जाती तो ये कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए बहुत गलत होता। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को एकदम कंफर्म किया। उसके बाद फिर अभी ये घोषणा की है कि हाँ, हमारा जो पार्कर सोलर प्रोब है ये सूर्य के कोरोना वाले क्षेत्र में पहुंच चुका है। ठीक, सूर्य तक पहुंचने के लिए ये जो प्रोब है इसने बार बार ऐसे चक्कर लगाए हैं और अंततः इस सूर्य के कोरोना वाले क्षेत्र में एंटर कर गया है। ठीक, इस क्षेत्र का टेम्परेचर बताया जा रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर है लगभग 2 मिलियन फ़ारेनहाइट, यानी कि आप, मिलियन का मतलब होता है लाख, ठीक है, सॉरी 10 लाख, तो ये टेम्परेचर कितना होगा, 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पर जाकर के वो प्रोब काम कर रहा है। इस प्रोब को लगाया इसलिए गया था कि भाई हम सूर्य के संबंध में और अधिक जानकारी इकट्ठी कर सकें, जिससे सूर्य की उत्पत्ति और जो हम लोग का सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति, इन सब के संबंध में हमको सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक, तो ये जो प्रोब है ये कोरोना में एंटर कर चुका है। ठीक, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इस मिशन का उद्देश्य सौर पवन के स्रोतों और चुंबकीय क्षेत्र की बनावट तथा उनके डायनामिक्स की जांच करना है। देखिए, सौर पवन, आपको पता होगा कि सूर्य से बार बार लपटें उठती हैं,
ठीक, तो इसके संबंध में नासा ये जानना चाहता है, इसका संबंध का विषय ये है इस शोध का कि भाई ये जो सूर्य से निकलने वाली जो लहरें हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलार फ्लेयर या सौर पवन, इसी को बोला जाता है। ठीक, ये जो सोलर फ्लेयर है वो सूर्य से सतह से निकलती तो हैं, सूर्य से निकल रही हैं, लेकिन ये वापस उसी में क्यों चली जाती है, ये बाहर क्यों नहीं निकल जाती इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के। ठीक, ये इसके शोध का विषय है। और जो सोलर फ्लेयर जो है ये इससे बाहर निकलती हैं, उनका क्या होता है, सोलर फ्लेयर कुछ बाहर भी निकल जाती हैं, उनका क्या होता है, ये शोध करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब जो है ये सूर्य में भेजा गया है। यह मिशन सूर्य की सतह से इसके कोरोना के ज्यादा तापमान होने के कारणों का भी अध्ययन करेगी। देखिए सूर्य का जो तापमान है ना, सूर्य का जो सतह का तापमान अधिकांशतः हम पढ़ते हैं कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और कहाँ 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ सकते हैं आप अंतर को। तो सूर्य की सतह का तापमान कम क्यों है और ये जो कोरोना वाला हिस्सा है इसका टेम्परेचर क्यों अधिक है, इस संबंध में भी जांच जो है इस पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा किया जाना है। ठीक, पार्कर सोलर प्रोब के ऊपर 4.5 इंच मोटा कार्बन मिश्रित कवच है। देखिए अब जाहिर सी बात है इतने टेम्परेचर को सहने के लिए, इतने टेम्परेचर को 20 समझ रहे 20 लाख फ़ारेनहाइट, 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको सहने के लिए कितने शील्ड चाहिए हमको। तो ये जो प्रोब है, ये जो पार्कर प्रोब है इसको बनाया गया है किससे, कार्बन मिश्रित कवच से। ठीक, इस कार्बन मिश्रित कवच में बताया गया कि टाइटेनियम है, मोलिब्डेनम है, सिरेमिक है, इसके अलावा टंगस्टन है, इसके अलावा कार्बन है। तो इन सभी चीजों को देखिए, सारी चीजें जो है वो उष्मा रोधी हैं, या एक तरीके से बोल सकते हो कि उष्मा कम उनको एब्जॉर्ब करता है उष्मा को। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, कार्बन मिश्रित करके इस प्रोब में डाली गई हैं और इसी से बनाया गया है ये प्रोब का कवच, जिससे कि टेम्परेचर का प्रभाव इस प्रोब पर ना पड़ सके। नहीं तो प्रोब तो तुरंत खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इतना टेम्परेचर थोड़ी सह पाएगा। ठीक, सूर्य के अत्यधिक ताप से इसकी सुरक्षा करता है। साथ ही इसका शील्ड फाइबर और ग्रेफाइट से तैयार किया गया है। ठीक है, फाइबर और ग्रेफाइट भी इसमें डाला गया है। अपने प्रक्षेपण के 3 वर्ष बाद पार्कर ने अंततः सूर्य को स्पर्श कर लिया है। ठीक, चलिए इसी में आगे पढ़ते हैं। सूर्य के वर्णमंडल के बाह्य भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। मैंने बताया आपको कि कोरोना क्या होता है। सूर्य का कोरोना बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला है, लाखों किलोमीटर तक, और इसे सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान हमको सूर्य वाला हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता, क्या पड़ता है, केवल उसका कोरोना वाला हिस्सा जहां से लाइट आता है। पार्कर सोलर प्रोब को फ्लोरिडा स्थित नासा के केप कैनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। तो वर्ष 2018 में इसको लॉन्च किया गया और आखिरकार ये कहां पहुंच गया है, सूर्य पर पहुंच गया है। ठीक, नासा ने पार्कर सोलर प्रोब का नाम प्रख्यात खगोल भौतिकीविद यूजीन पार्कर के सम्मान में रखा है। नाम याद रखिएगा, यूजीन पार्कर जो प्रख्यात खगोल भौतिकविद है। यूजीन पार्कर ने ही सबसे पहले वर्ष 1958 में अंतरिक्ष के सौर तूफानों के बारे में भी बताया था। पहली बार सोलर फ्लेयर्स के बारे में किसने बताया, तो यूजीन पार्कर ने ही बताया था। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक, लुईस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 7 बार फॉर्मूला 1 चैंपियन रह चुके लुईस हैमिल्टन को खेल के प्रति उनकी सेवाओं के चलते नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। ये है लुईस हैमिल्टन, देख पा रहे हैं आप। ठीक, लुईस हैमिल्टन के पास सबसे अधिक रेस जीतने का रिकॉर्ड है। इन्होंने 103 रेस जीते हैं भाई, जबकि उन्होंने कुल 7 बार चैंपियनशिप जीतकर विश्व प्रसिद्ध जर्मन
रेसर माइकल शूमाकर की भी बराबरी कर ली है। माइकल शूमाकर 7 बार जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर्मूला 1 रेसिंग में। तो ये जो लुइस हैमिल्टन हैं, ठीक है, ये भी 7 बार जीत गए हैं भाई। ठीक। नाइटहुड एक ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी क्षेत्र विशिष्ट के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त उच्च उपलब्धियों और सेवाओं हेतु दिया जाने वाला एक पुरस्कार और उपाधि है। ठीक, तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो लुइस हैमिल्टन को। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक खेल से ही संबंधित है और खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत। अभी हाल ही में जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक, आइए पढ़ते हैं। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने हाल ही में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वे पहले पुरुष भारतीय शटलर बन गए हैं। अब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्या? क्योंकि इन्होंने पहली बार ऐसा किया है कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक, फाइनल मैच में उनका मुकाबला सिंगापुर के लोह कीन येव से हुआ, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है किदाम्बी श्रीकांत। बैडमिंटन से संबंधित है भाई, इसको याद रखना। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है, पीएम को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। हमारे प्रधानमंत्री को बहुत सारे देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसी के अंतर्गत एक और नाम जुड़ गया है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है अभी हाल ही में। ठीक, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो, ठीक है, ये नाम है उस पुरस्कार का, से सम्मानित किया गया है। इसे नगदग पेलजी खोरलो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये उसका साइन होता है, किसका? ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो का। ठीक, पुरस्कारों की घोषणा भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई है। इसी में आगे पढ़ते हैं कि दी ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग की स्थापना 7 नवंबर 2008 को उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए की गई जिन्होंने देश और भूटान के लोगों की जीवन भर सेवा की है। तो इस पुरस्कार का एक और नाम है, क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, जिसको ड्रक ग्यालपो जो मैंने आपको बताया, इसको उसी नाम से जाना जाता है। ठीक, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तथा भूटान साम्राज्य और वहां के आम लोगों की सेवा करने हेतु सम्मानित किया जाता है। चलिए, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से और सम्मान जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है। तो 2016 में मिला था अब्दुल अजीज अल सऊद ऑर्डर। ये सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है जो गैर मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक, तो सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान, वो मिल चुका है। इसके अलावा गाजी अमीर अमानुतुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर 2016 अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, ये भी मिल चुका है। फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ये वर्ष 2018 में मिला। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो 2019 में दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री को। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड वर्ष 2016 में, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, ये वर्ष 2019 में मालदीव के द्वारा दिया गया है। पुनर्जागरण के राजा हमद आदेश प्रथम श्रेणी 2019, ये बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यहां से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। चलिए, और पुरस्कार हैं इसमें। लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार, ये वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य सहस्त्र बल पुरस्कार, ठीक है, ये दिया गया है। सियोल प्राइज पुरस्कार वर्ष 2018 में दिया गया है सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, यह भी 2018 में दिया गया है। पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार,
ये किसी राष्ट्र के प्रमुख नेता को दिया जाता है। फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार, ये भी 2019 में दिया जा चुका है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ये दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार ये वर्ष 2021 में दिया गया है किसके द्वारा? CERA, ठीक है, यानी कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा। ठीक, तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। चलिए, आज का पहला प्रश्न है 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता कौन है? ऑप्शन है हरनाज कौर संधू, नदिया फेरीरा, मेगन विलियम्स या जीना रोड्रिक्स। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने 5 देशों के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ठीक है, 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इनमें कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। अगला है टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है एलन मस्क, जैक मा, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 दिसंबर, 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को या 18 दिसंबर को। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है जैतापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो भाई, एक बोनस क्वेश्चन है आपके लिए कि पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष में किसके द्वारा भेजा गया है? इसरो द्वारा, नासा द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा या रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।